हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स पैशन। तो बच्चों, आ गया है मोशन का वन शॉट वीडियो। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि सर मोशन पे वन शॉट वीडियो बनाइए। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोशन का वन शॉट वीडियो, जिसमें हम पूरे मोशन चैप्टर को, इसके सारे टॉपिक्स को, न्यूमेरिकल्स को एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मोशन क्या चीज़ है। मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन if it changes position with respect to time relative to our surrounding। कहने का मतलब यह है बच्चे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर ये अपनी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में, अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। अगर कोई बॉडी, जैसे मान लीजिए कि मैंने एग्जाम्पल के लिए, है ना, कार का एग्जाम्पल लेते हैं। ये कार जो है इस पोजीशन ए पर है, इस पोजीशन को मैंने ए मान लिया। कार पोजीशन ए पर है और ये कार मूविंग कार है। और किस पे चल रही है? सड़क पे चल रही है, एक रोड पे चल रही है। ये कार अपनी पोजीशन कुछ देर बाद पोजीशन बी पर कर लेती है। अब इसके पोजीशन को चेंज होते हुए कौन देख रहा है? तो ये ऑब्जर्वर देख रहा है। इसके पोजीशन को चेंज होते हुए कौन देख रहा है? तो ये ऑब्जर्वर देख रहा है। ये ऑब्जर्वर देख रहा है कि ये कार अपनी पोजीशन टाइम के साथ क्या कर रही है? चेंज कर रही है। क्योंकि जब ये शुरू में ये कार इस पेड़ के पास थी, तो इसकी पोजीशन इस पेड़ के पास थी, यानी ये इसके नज़दीक थी। लेकिन जैसे टाइम बीता, कार अपनी पोजीशन को क्या कर दी? चेंज कर दी। तो ये ऑब्जर्वर कहेगा कि कार ने क्या किया है? मोशन किया है। ठीक है। अगर कोई बॉडी, अगर कोई भी चीज़ टाइम के साथ अपने पोजीशन में चेंज करती है, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो हम उस बॉडी को क्या कहेंगे? मोशन में कहेंगे। जैसे कि कार यहाँ क्या है? मोशन में है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो आप एरोप्लेन में बैठे हो, है ना, और एरोप्लेन अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या हो गया? मोशन में हो गया। क्योंकि एरोप्लेन अपनी पोजीशन को धीरे धीरे क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। इसीलिए एरोप्लेन अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या हो गया? मोशन में हो गया। अब बात आती है रेफरेंस पॉइंट की। बच्चे, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट वो चीज़ है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। यानी ऐसा पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप खड़े होकर के आप मोशन को ऑब्जर्व करते हो, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। रेफरेंस पॉइंट या तो कोई पॉइंट हो सकता है, नहीं तो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो मैंने लिखा क्या है? इट इज अ पॉइंट। या एक पॉइंट होता है, नहीं तो ऑब्जेक्ट होता है ना। रेफरेंस पॉइंट ये ऑब्जर्वर भी हो सकता है, रेफरेंस पॉइंट ये पेड़ भी हो सकता है, रेफरेंस पॉइंट एक छोटा सा पार्टिकल भी हो सकता है, रेफरेंस पॉइंट टेबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है रेफरेंस पॉइंट। लेकिन ये ऐसा पॉइंट होता है बच्चे जिसके रेस्पेक्ट में आप किसी चीज के, किसी पार्टिकल के, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करते हो। कह रहा है कि रेफरेंस पॉइंट ये पॉइंट है, ये पॉइंट हो सकता है, नहीं तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, इन अ पार्टिकुलर स्पेस, यानी किसी जगह पे, अकॉर्डिंग टू इट, जिसके अनुसार द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड इन दैट स्पेस। यानी ऐसा पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करते हो, वो रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे ये रेफरेंस पॉइंट है इस कार के लिए। कार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है और कार के बारे में बताने वाला कौन है? ये ऑब्जर्वर नहीं, तो ये ऑब्जर्वर जो है रेफरेंस पॉइंट हो गया। समझ रहे हो? दूसरी बात हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जिसको हम लोग नोट करके लिखे हैं। मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज रिलेटिव। एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन इज नॉट पॉसिबल। इसका क्या मतलब है बच्चे? कि मोशन एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, मोशन एक रिलेटिव टर्म है। यानी दुनिया में कोई भी चीज एक्चुअली मोशन में नहीं है और एक्चुअली रेस्ट में नहीं है। ये एक रिलेटिव, है ना, थिंकिंग है, एक इल्यूजन है। ठीक है। मोशन की जब भी हम बात करेंगे तो रेस्पेक्ट में बात करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि सन चल रहा है या अर्थ मूव कर रहा है, तो ये बात, स्टेटमेंट ये गलत हो सकती है ना। आपको ये बताना पड़ेगा कि अर्थ मूव कर रहा है तो किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। समझ रहे हो? अर्थ अगर मूव कर रहा है तो किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है ना। अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो किसके रिस्पेक्ट में मोशन कर रही है। तो कहा गया कि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। यानी मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज रिलेटिव। एज एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देता हूं। मान लो कि इस कार में दो बच्चे हैं। एक का नाम रख दिया मैंने P और दूसरे का नाम रख दिया मैंने Q। PQ दो बच्चे हैं और ये राम
ऑब्जर्वर का काम कर रहा है ना। राम क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर का काम कर रहा है। जैसे देखो ये दोनों बच्चे पी क्यू क्या होंगे, रेस्ट में होंगे, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में होंगे ना। ये बच्चा पी जो है ये अपनी पोजीशन, और क्यू जो है ये भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो जब ये दोनों बच्चे अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रहे हैं तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किस में होंगे, रेस्ट में होंगे ना, ये रेस्ट में हो जाएंगे। लेकिन जब इनको ये ऑब्जर्वर देखेगा ना, राम देखेगा, तो राम कहेगा कि पी क्यू जो है ना, पी क्यू किस में है, पी क्यू मोशन में है। पी क्यू किस में है, पी क्यू मोशन में है। क्योंकि राम क्या कहेगा, राम कहेगा कि ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। देखो तो ये अगर आपस में देख रहे हैं ना तो ये रेस्ट में हो गए, ऑब्जेक्ट एक ही है। लेकिन इनको अगर राम देख रहा है ना तो ये कह रहा है मोशन में है। तो यही बात होती है कि ये ऑब्जेक्ट अगर आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हो, अगर आप कार के रिस्पेक्ट में देखते हो, तब तो ये रेस्ट में दिखाई देंगे। कोई बच्चा अगर कार में बैठा है और अपने बगल वाले बच्चे को देख रहा है तो वो रेस्ट में दिखाई देगा। लेकिन बाहर से अगर कोई इस चीज को देख रहा है तब ये मोशन में दिखाई देंगे। अब समझ में आया कि एक ही ऑब्जेक्ट कभी मोशन में हो सकता है या कभी रेस्ट में हो सकता है। कार के रिस्पेक्ट में देखोगे तो रेस्ट में हो जाएगा, इस राम के रिस्पेक्ट में देखोगे तो मोशन में हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में रेस्ट में कैसे हो सकता है। इसका मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल रहा है, कुछ ना कुछ है जो बदल रहा है, जिसके वजह से ये कभी रेस्ट में कभी ये मोशन में आ जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अगर एरोप्लेन में दो लड़के बैठे हैं, ये दोनों लड़के आपस में रेस्ट में हो, लेकिन अर्थ के रेस्पेक्ट में ये एरोप्लेन क्या है, मोशन में है, तो ये दोनों बच्चे मोशन में होंगे। तो बेसिकली क्या चेंज हो रहा है, रेस्पेक्ट चेंज हो रहा है कि किसके रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो। तो आप अगर अर्थ के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो ये अर्थ के रेस्पेक्ट में मोशन में हो जाएंगे और आपस में ये रेस्ट में हो जाएंगे। अगर मैं बोलूं कि मैं रेस्ट में हूं कि मोशन में हूं, अगर मैं बोलूं कि मैं रेस्ट में हूं या मोशन में हूं, तो तुम क्या कहोगे। मैं रेस्ट में हूं या मोशन में हूं इसको तुम बता ही नहीं सकते जब तक तुम रेस्पेक्ट नहीं बताओगे। किसके रिलेटिव तुम बात कर रहे हो ये बताना बहुत जरूरी है। मैं रेस्ट में हूं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, लेकिन मैं मोशन में हूं विद रिस्पेक्ट टू मून, विद रिस्पेक्ट टू सन, या ये नहीं अदर बॉडीज जो कि सन के अर्थ के बाहर है। आ गया समझ में। अब हम बात करने वाले हैं मोशन के कुछ टर्म्स के ऊपर, तो आइए वीडियो में देखते रहें। तो अब हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्वांटिटी को कितने टाइप से बांटा गया है, ठीक है। अब इसमें हम लिखेंगे स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर में क्या होगा, इसमें क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड, और इसमें क्या होगा, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा। इसके एग्जाम्पल लिखो, लेंथ, मास केवल मैग्नीट्यूड होता है इनमें, उसके बाद स्पीड, वर्क, इन सब में केवल मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन जब हो तब उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, और डायरेक्शन किस में होता है, फोर्स में, डिस्प्लेसमेंट में, हो गया। उसके बाद वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में, इन सब में डायरेक्शन होता है बच्चे। तो जिसमें डायरेक्शन होना, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो इसे हमें पढ़ना जरूरी था, क्योंकि मोशन चैप्टर में हमें ये डिटरमाइन करना होगा कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर और कौन सी क्वांटिटी स्केलर होती है। तो आइए अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में हम लोग पहला टॉपिक लिखेंगे डिस्टेंस। इसका क्या डेफिनेशन होगा, है ना, इसके बारे में क्या लिखेंगे, इट इज द लेंथ ऑफ, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। ये पाथ का क्या होता है, एक्चुअल लेंथ होता है। इसका जो ऐसा यूनिट है, इसको मेजर कैसे करते हो आप, किस यूनिट में मेजर करते हो, ऐसा यूनिट बच्चे इसका होता है मीटर, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता, और जो डिवाइस डिस्टेंस मेजर करता है
ऐसी डिवाइस जो डिस्टेंस मेजर करती है उसे हम क्या कहते हैं? ओडोमीटर। ठीक है। और डिस्टेंस जो है बच्चे, ये कभी भी है ना निगेटिव नहीं हो सकता। अगर ऑब्जेक्ट चलेगी नहीं तब तो डिस्टेंस जीरो होगा। डिस्टेंस तो जीरो हो सकता है जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करे, है ना। डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव, लेकिन निगेटिव कभी नहीं हो सकता। और आगे जो हम पढ़ने वाले हैं ना बच्चे, डिस्प्लेसमेंट, उसमें एक पॉइंट हम आपको बाद में समझाएंगे, लेकिन आपको अभी हम बता देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस जो है वो हमेशा ग्रेटर होता है और इक्वल टू भी हो सकता है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट के। और चूंकि डिस्प्लेसमेंट का साइन निगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर 5 है तो डिस्टेंस की वैल्यू या तो 5 हो सकती है, नहीं तो 5 से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, इन पॉइंट को आप नोट करिए। अब हम लिखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इनमें डिफरेंस हम बता देते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक यूनिक डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो हम लिखेंगे इसका डेफिनेशन, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट जो है ये भी एक तरह का डिस्टेंस ही है, लेकिन इसमें डायरेक्शन को बना दिया गया, तो इसलिए क्या हो जाएगी? इसका भी ऐसा यूनिट मीटर होगा। ठीक है, इसको भी हम मीटर में ही मेजर करेंगे। कोई भी लेंथ को हम मेजर में किस में मेजर करते हैं? मीटर में। और इसको भी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, स्केलर नहीं कहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट किसी भी बॉडी का निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है बच्चे, क्योंकि डायरेक्शन मैटर करता है यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट है ना, कैन बी निगेटिव, पॉजिटिव और एंड जीरो। और किसी भी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। और जैसा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है ये हम यहाँ बता चुके हैं, इसलिए हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। आइए अब जैसे इनको एक समझते हैं एक तरीके से, अच्छे से इसको ध्यान से देखिए। जैसे देखिए, मैं दो तरह का पाथ बनाता हूँ, है ना। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ये पाथ हमने बनाया, इसको मैंने ए बोला और ये बी बोला। ए से बी तक अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है, तो अगर इस पाथ से कोई बॉडी मूव करेगी तब वो क्या ट्रेवल करेगी? डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। देखो, एक्चुअल पाथ का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। और अगर ऐसे मूव करेगी तब ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो मूव करेगी ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें डायरेक्शन हो गया ना हमेशा, तो ये क्या हो गया? एक डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसमें इसको हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हो कि डिस्टेंस की जो वैल्यू है, ये कर्व की वैल्यू, इसका जो लेंथ होगा डिस्प्लेसमेंट से तो ज़्यादा ही होगा। ठीक है ना। कब? व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, ऑन अ स्ट्रेट पाथ। जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है, देन डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा? डिस्टेंस के बराबर होगा। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, देखिए ये मैग्नीट्यूड का साइन है, एब्सोल्यूट फंक्शन के इसके अंदर रखेंगे हम। इसका मतलब है कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है इसके हम केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस के बराबर होगा। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए ए पॉइंट ये है और बॉडी बी पॉइंट तक जा रही है, अगर ऐसे पाथ पे जा रही है तो बॉडी के चलने का पाथ तो यही है ना। तो जब बॉडी इसी पाथ पे चल रही है तो बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, मतलब पाथ, एक्चुअल पाथ तो यही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बॉडी का क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं, इस पे हम 2 न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अब हम करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के 2 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। आइए पढ़ते हैं न्यूमेरिकल क्या है। कह रहा है कि एक बॉडी मूव करती है ओवर द 3 क्वार्टर्स ऑफ अ सर्कल। 3 क्वार्टर्स ऑफ द सर्कल, एक बॉडी 3 क्वार्टर्स ऑफ सर्कल को मूव करती है ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस दिया है
वो 7 सेंटीमीटर दिया है ना। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, और आपसे पूछा है कि बॉडी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है क्या ना। चलिए, कितना बॉडी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है। अच्छा, बॉडी चलना कहाँ से शुरू की है, मान लो यहाँ से चलना शुरू की है, 3 क्वार्टर घूम रही है, तो ये जो लेंथ देख रहे हो ना, ये वाले ए से बी तक, क्या कैसा ऐसा देख रहे हो, एक कर्व देख रहे हो ना ए से बी के बीच में, ऐसा, ये इसको हम कहते हैं क्वार्टर। क्या कहते हैं, क्वार्टर। ये क्वार्टर कहलाता है। अब ये क्वार्टर है, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, है ना। तो अगर बॉडी जो है वो ए से चल रही है तो 3 क्वार्टर कैसे कवर करेगी, डी तक आएगी, ऐसे ए से बी, बी से सी और सी से डी, समझ रहे हो। तो क्वार्टर में हो गया कि 3 क्वार्टर अगर बॉडी कवर करेगी तो कहाँ तक आ जाएगी, डी पर। तो इनिशियल पोजीशन बॉडी का ए हो जाएगा, फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब बताओ, ए से डी तक अगर तुम ज्वाइन करोगे, अगर तुम ए से डी तक ज्वाइन करोगे तो बताओ यही ना तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट में क्या बोला मैंने, ये इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। अगर आप इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो ये क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यानी बेसिकली तुम्हें इसका लेंथ निकालना है। अब थोड़ा 2 पॉइंट ध्यान रखना, अगर मैं बोलूँ कि ये सर्कल है तो बताओ इसका सरकमफ्रेंस कितना लिखोगे। सरकमफ्रेंस बराबर कितना होता है, 2 पाई आर। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सरकमफ्रेंस की वैल्यू 2 पाई आर होती है। नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में मैसेज करना, फिर दोबारा वीडियो बना के समझाऊंगा मैं। ये सरकमफ्रेंस की वैल्यू हो गई। जब तुम इनको हाफ कर दोगे बच्चे, जब तुम इनको हाफ कर दोगे तब ये क्या बन जाएगा, तब ये सेमी सर्कल बन जाएगा ना। इसको हाफ कर दिया, इसको हाफ कर दिया, अब ये सेमी सर्कल लेंथ कितना हो जाएगा, सेमी सर्कल का पाई आर, और ये भी कितना हो जाएगा, पाई आर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, ये पाई आर देखूंगा तो 2 पाई आर आ जाएगा। फिर एक दोबारा हम सर्कल बनाते हैं इस तरह से, और इसको मैं हाफ कर देता हूं और इसको भी हाफ कर देता हूं बच्चे, इसको भी हाफ करता हूं। तो बताओ ये पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर, इस क्वार्टर का लेंथ कितना होगा, पाई आर बाई 2। ये क्वार्टर यहीं से ना बना है, इस क्वार्टर का लेंथ कितना होगा, पाई आर बाई 2। इसका लेंथ कितना होगा, पाई आर बाई 2। इसका लेंथ कितना होगा, पाई आर बाई 2। इट्स सो सिंपल। तो अगर इस क्वार्टर का लेंथ मैं तुमसे पूछूं तो तुम कितना बोलोगे, पाई आर बाई 2। इसका भी पूछूं पाई आर बाई 2, इसका भी पूछूं पाई आर बाई 2, तो क्या तीनों क्वार्टर का लेंथ पाई आर बाई 2 है। तो बताओ डिस्टेंस की वैल्यू क्या लिखोगे। डिस्टेंस की वैल्यू जो होगी ए से लेके बी, ऐसे होगा ना, ए बी सी डी, और उसके ऊपर ऐसे आर्क बना दो। यानी इतनी वैल्यू तुम्हें चाहिए आर्क की, किसके लिए, डिस्टेंस के लिए। इसके लिए पाई आर बाई 2, फिर पाई आर बाई 2, फिर पाई आर बाई 2, 1 पाई आर, 2 पाई आर, 3 पाई आर बाई 2। कोई दिक्कत। आर का मान देखो कितना है, 3/2, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, कैंसिल कर दो कितना आएगा, ये 11 बार में चला जाएगा। 33 सेंटीमीटर इज योर डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालोगे। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे मुन्ना, देखो ये 90 बनेगा, 90 बनेगा। इसका वैल्यू कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। इसका भी वैल्यू कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। और क्वार्टर कितना एंगल बनाता है, 90। तो बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल बना कि नहीं बना, बना राइट एंगल ट्रायंगल। इसको बाहर निकालो तो देखो ये 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको ओ मान लेते हैं। तो तुम लिखोगे जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी वो होगी AD, और AD की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, √OA का स्क्वायर प्लस कितना, OD का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 49। सॉल्व करोगे तो 7√2 सेंटीमीटर तुम्हारा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। ये सिचुएशन दे रखा है, अगर कोई बॉडी इस तरह के पाथ पे चलती है ना, ऐसे पाथ पे चलती है, तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है कहाँ से लेके कहाँ तक, A to H, यानी इसको मिटाना पड़ेगा। A to H हमें बॉडी की क्या बतानी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बतानी है। देखो इसको ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। चलो मैं करता हूं, देखो यहां A to B लेंथ दिया है 2 सेंटीमीटर। बॉडी अगर इस पाथ पे चल रही है, बॉडी अगर इस पाथ पे चल रही है तो ये पाथ हमको निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट के, डिस्टेंस के लिए।
तो देखो डिस्टेंस की वैल्यू पहले कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्टेंस के लिए तुम क्या लिखोगे? तुम लिखोगे सर डिस्टेंस के लिए ए बी लिखेंगे प्लस डिस्टेंस एच होगा ना, तो ए बी लिखेंगे प्लस यहां लिखो प्लस बी सी डी, और बी सी डी के ऊपर क्या करेंगे, ऐसे आर्क लेंथ खींच देंगे। उसके बाद डी ई, ठीक है, डी ई और ई एफ जी, और फिर उसके ऊपर एक आर्क लेंथ प्लस जी एच। ये सेमी सर्कल बन रहा है ना, ये सेंटर दिया हुआ है ना, रेडियस का मान दिया हुआ है इसका 2 सेंटीमीटर। बताओ इस आर्क लेंथ की वैल्यू कितनी होगी बीसीडी की? पाई आर। इसकी भी कितनी होगी? पाई आर। चलो देखते हैं। ए बी का मान 2 सेंटीमीटर है ना, बी सी डी का मान कितना हो जाएगा? पाई आर। आर का मान कितना है? 2। डी का मान कितना है? 1। ई एफ जी का मान कितना है? आर्क ई एफ जी पाई आर। पाई का मान रखना नहीं है, अभी बाद में रख लेंगे। और जी एच का मान कितना हो जाएगा? 3। इसको सॉल्व करो। 2 3 3 3 6 हो जाएगा। 6 प्लस 2 पाई प्लस 3 पाई 5 पाई। तुम यहां पे पाई की वैल्यू चाहो रख के तो कैलकुलेट कर सकते हो। ये तुम्हारा इतना जो है डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्टेंस आ गया, सॉरी। अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर निकालनी है और कहां से कहां तक निकालनी है, ए से लेके एच तक निकालनी है ना बच्चे, तो सीधे तुम क्या करो, इसको ज्वाइन कर दो। ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। बहुत सिंपल है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत सिंपल है। ये ए टू एच तुम ज्वाइन कर दो। ए बी का मान बताओ 2, और ये कितना हो जाएगा? टोटल 4 हो जाएगा। डायमीटर है ना, डायमीटर बन जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा? टोटल 6 सेंटीमीटर। तो जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आएगा उसको ऐसे लिखेंगे एच, एच के ऊपर एक वेक्टर बना देंगे। इसका वैल्यू हो जाएगा 2 4 6 6 1 7 7 6 कितना हो जाएगा? 13 13 3 कितना हो जाएगा? सबको जोड़ दो। 6 7 13 16 16 सेंटीमीटर। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा? कंप्लीट हो गया। आगे बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस के ऊपर, कि स्पीड और वेलोसिटी का क्या डिफरेंस है। इसमें हम लोग देखेंगे स्पीड। देखिए स्पीड होता है कि जब कोई बॉडी यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम उस बॉडी का स्पीड कहते हैं। जैसे अगर 5 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बच्चे, कि अगर 5 मीटर पर सेकेंड लिखा है तो इसका मतलब बॉडी 5 मीटर का जंप कर रही है 1 सेकेंड में, फिर अगला जंप 5 मीटर का 1 सेकेंड में करेगी, फिर अगला जंप क्या करेगी? 5 मीटर का 1 सेकेंड में करेगी। यानी कहने का मतलब अगर कोई बॉडी है ना हर 5 मीटर का जंप, हर 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है 1 सेकेंड में, तो हम कहेंगे बॉडी क्या कर रही है? स्पीड ट्रेवल कर रही है। लेकिन यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड एक डायरेक्शन को मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है कि बॉडी का डायरेक्शन क्या है, या बॉडी किधर मूव कर रही है, या बॉडी किधर जा रही है। लेकिन यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट कह दिया गया, तो इसमें बॉडी का डायरेक्शन भी हम लोग मेंशन कर दिए, है ना। तो ये वेलोसिटी कहलाएगा। 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग ए बी, यानी ए से बी की तरफ कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो ये वेलोसिटी कहलाएगा। यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड केवल लिखा हुआ है तो ये स्पीड कहलाएगा। तो स्पीड को हम समझ सकते हैं कि इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी इन अ यूनिट टाइम। अगर कोई बॉडी यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। अब देखिए वेलोसिटी क्या होगा? डिस्टेंस ना होकर के जब कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है यूनिट टाइम में, तब इसे हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी होता है स्पीड, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। यानी स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता, सॉरी हाँ कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, और वेलोसिटी में एक फिक्स डायरेक्शन होता है। बॉडी किसी भी पाथ पे मूव कर सकती है ना। तो स्पीड में बस हम लोग मैग्नीट्यूड को लेते हैं। यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड होता है और इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता बच्चे। निगेटिव इन द सेंस कि स्पीड की वैल्यू कभी माइनस में आप नहीं लिख सकते, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो आप -10 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड, ये पॉजिटिव निगेटिव है ना, 0 कुछ भी आप लिख सकते हो, बिकॉज इट हैज़ डायरेक्शन। इसके पास डायरेक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है और इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड। ये स्पीडोमीटर से मेजर किया जाता है, इसको भी हम स्पीडोमीटर से मेजर कर सकते हैं। तो
एक इट इज़ माइनर डिफरेंस बच्चे कि सब कुछ सेम है इसमें, बस आपको इसमें एक डायरेक्शन वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि स्पीड विथ डायरेक्शन। अगर आप स्पीड को क्या करो, डायरेक्शन के साथ लिख दो। अगर कोई आप स्पीड लिख रहे हो लेकिन अगर आप इसमें डायरेक्शन को मेंशन कर दो तो ये चीज़ क्या बन जाती है, वेलोसिटी बन जाती है। अब हम इनके एवरेज के ऊपर बात करेंगे बच्चे कि अगर हम स्पीड का एवरेज लेते हैं तो क्या हो जाता है, एवरेज स्पीड, और वेलोसिटी का एवरेज लेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। तो जिस तरीके से आप एवरेज स्पीड मतलब वेलोसिटी और स्पीड को समझे हैं, वही सेम डिफरेंसेस होती हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में, और इनके फॉर्मूले के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है बच्चे, स्पीड का क्या फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो बच्चों हम बात कर रहे थे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के डिफरेंस के ऊपर कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के डिफरेंस को हम कैसे समझेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि जब मैंने आपको बताया था शुरू में तो ये बताया कि स्पीड क्या है, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, और स्पीड का जो फॉर्मूला है वो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। बिल्कुल सेम बात यहाँ पे भी होगी कि एवरेज स्पीड की जब हम बात करें तो किसी जर्नी का हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। जैसे अगर कोई जर्नी हुई है जिसमें कोई पार्टिकल है या कोई ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल किया हो, तो उसका अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम हम कर देंगे, तो मेरी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड निकल जाएगी, जो कि हम क्वेश्चन में यहाँ देखेंगे करके। जैसा कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है वैसे ही एवरेज स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड जो है कभी जीरो नहीं हो सकता, उसी तरह से एवरेज स्पीड जो है वो भी कभी जीरो नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। इसीलिए एवरेज स्पीड की वैल्यू हमेशा एवरेज वेलोसिटी से ग्रेटर होती है। इसका एक रीज़न है बच्चे, रीज़न ये है कि जब भी कोई भी पार्टिकल किसी पाथ पे मूव कर रहा हो, जैसे मान लो कि अगर ये पाथ ऐसा है ना, अगर ये पाथ ए से बी तक कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है ना, तो एवरेज स्पीड जब आप निकालोगे तो आपको इसकी लेंथ मेजर करनी पड़ेगी ए बी की, कि ए बी की लेंथ कितनी है, और टाइम मेजर करना पड़ेगा, यानी डिस्टेंस और टाइम दोनों को लेना पड़ेगा और दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमारा निकलेगा एवरेज क्या, स्पीड। लेकिन जब एवरेज वेलोसिटी की तुम बात करोगे तो तुम्हें ये डिस्टेंस नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट मेजर करना पड़ेगा, ए बी डिस्प्लेसमेंट में को मेजर करके और गिवन टाइम से आप डिवाइड करिएगा तो आपको पता चलेगा एवरेज वेलोसिटी। लेकिन बच्चे एवरेज वेलोसिटी में आप खुद सोचो कि डिस्प्लेसमेंट तो कम हो जाएगा ना डिस्टेंस से, डिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो इसीलिए एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमेशा छोटा हो सकता है किससे, एवरेज वेलोसिटी से। लेकिन एवरेज वेलोसिटी हमेशा छोटी होगी एवरेज स्पीड से, लेकिन एक कंडीशन को छोड़ के, जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगी, जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगी उस सिचुएशन में बच्चे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जितना तुम डिस्टेंस की वैल्यू रखोगे उतना ही डिस्प्लेसमेंट की, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी मे बी इनइक्वल इन वन सिचुएशन व्हेन बॉडी ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ, जब स्ट्रेट पाथ पे कोई बॉडी ट्रेवल करेगी तो। जैसे यहाँ पर आप एवरेज स्पीड की बात किए थे, उसी तरह से यहाँ एवरेज वेलोसिटी के ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। जैसे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने पहले बता दिया कि एवरेज वेलोसिटी हमेशा छोटा होगा एवरेज स्पीड से, कभी कभी बराबर हो सकता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल बच्चे समझाऊं मैं आपको, तो जैसे मान लो कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है और इस पर सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे। ठीक है, जब पार्टिकल मूव करके फिर इसी पोजीशन पर ए पॉइंट से गया और इसी ए पॉइंट पे आ गया, तो पता है इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। क्यों हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, जीरो हो जाएगी। और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा इस पार्टिकल का तो इसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। लेकिन एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी एवरेज स्पीड जीरो, क्योंकि डिस्टेंस कभी जीरो कहाँ होगा, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा, इसीलिए टाइम तो कुछ ना कुछ लगेगा, टाइम तो मूविंग है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन टाइम जो है ना चल रहा है, और स्पीड एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू रखेगा। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एवरेज वेलोसिटी जो है ये
एवरेज वेलोसिटी स्पीड से कम होगा या बराबर हो सकता है, बराबर तब होगा जब पाथ स्ट्रेट होगा। एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो, जीरो हो सकता है, सही बात है। पॉजिटिव है, आराम से होगा। निगेटिव, निगेटिव भी हो सकता है इस वेलोसिटी की तरह। एक फॉर्मूला आप ध्यान रखिए कि एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है u प्लस वी बाई टू, जहाँ पे u का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और v का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी, क्या है, फाइनल वेलोसिटी। यानी एवरेज वेलोसिटी को हम u प्लस वी बाई टू के टर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है बाई टू। लेकिन एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए बच्चे, कांस्टेंट होना चाहिए। यानी बॉडी का जो स्पीड है, मतलब वेलोसिटी है, ये यूनिफॉर्म रेट से चेंज होना चाहिए, तभी ये फार्मूला हम लगाएंगे। कैसे समझेंगे यूनिफॉर्म रेट से, पहले बॉडी की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड थी, यानी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं। अब बॉडी की स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड हुई 1 सेकेंड बाद, फिर 1 सेकेंड बाद बॉडी की स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड हुई, फिर 8 मीटर पर सेकेंड हुई। तो अगर कोई बॉडी इस तरह से ट्रेवल कर रही है, पहले 2 मीटर पर सेकेंड से, फिर उसके बाद 1 सेकेंड बाद 4 मीटर पर सेकेंड से, फिर उसके बाद 6 मीटर पर सेकेंड से, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये हमेशा कांस्टेंट है ना। यहां देखो 1 सेकेंड में फिर 2 बढ़ा है, फिर 1 सेकेंड में फिर 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ा है। तो इस कंडीशन में बच्चे हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी को निकालने के लिए u प्लस वी बाई टू। यानी अगर इसमें मुझे निकालना होगा एवरेज वेलोसिटी, तो मैं क्या करूंगा, 6 प्लस टू बाई टू, यानी 6 प्लस टू बाई टू, तो इसका मीन आ जाएगा, देखो 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड, बाई टू कर देंगे तो 4 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। तो u प्लस वी, इस चीज को हम क्या कहेंगे बच्चे, u कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, v कहेंगे, और u प्लस वी बाई टू करेंगे तो बीच वाला आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो एक क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक खत्म। एक कार ट्रेवल करती है 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो इस कार की जर्नी दो पार्ट में ब्रेक कर दो, एक यहाँ से ए से बी तक और एक यहाँ बी से सी तक, ठीक है, बी से सी तक। अब ये कार जो है कैसे ट्रेवल कर रही है, देखो एक कार 30 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, 30 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। फिर नेक्स्ट 30 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है किससे, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। इसको तुम टाइम 1 ले लो और इसको तुम टाइम 2 ले लो, ठीक है। टाइम 1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो जो टाइम 1 की वैल्यू निकलेगी वो कितना हो जाएगी, है ना, ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 3/4 आ जाएगा आवर। टाइम 2 की वैल्यू निकालो तो कितना आ जाएगा, 3/20, ये कितना आ जाएगा, 3/2 आवर आ जाएगा टाइम 2 की वैल्यू। अब तुम एवरेज स्पीड निकालना चाहते हो, तो जो तुम्हारा एवरेज स्पीड होगा वो क्या होगा, एवरेज स्पीड जो होगा तुम्हारा होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 30 में कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर, और टाइम कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस 3/4, 3/2 प्लस 3/4 आवर्स, ठीक है। इसको ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 3/2 प्लस 3/4, ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई, है ना, ये आ जाएगा एलसीएम हो जाएगा 4, ये 6 प्लस 9 9, ठीक है। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9, 4/9, और ये आ गया किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एवरेज स्पीड की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का डिफरेंस, कि बच्चे एक्सेलरेशन क्या होता है और रिटार्डेशन क्या होता है, ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये क्या है अभी मैं आपको समझाता हूं। यानी अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो किस रेट से वो अपनी वो वेलोसिटी को चेंज कर रही है, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। यानी किसी बॉडी के द्वारा 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो बनेगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या, टाइम, ये फॉर्मूला बनेगा। चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा वी, अपॉन टाइम को हम डेल्टा टी लिख सकते हैं, और ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर मैंने वेक्टर साइन बना दिया। देखिए अब वेलोसिटी में चेंज को हम v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई t फाइनल माइनस t इनिशियल से
लिख सकते हैं। ये हमारा एक्सेलेरेशन का डेफिनेशन हो गया, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्सेलेरेशन क्या है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी एक्सेलेरेशन डायरेक्शन है ना दिखाता है। एक्सेलेरेशन बदल सकती है अगर डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए। एक्सेलेरेशन कभी पॉजिटिव, कभी निगेटिव, कभी जीरो, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी चीज़, इसका जो यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर सेकेंड पावर -2। ये यूनिट हमने कैसे निकाला, तो आइए यहाँ समझते हैं। देखिए एक्सेलेरेशन का जो फॉर्मूला है वो है v/t, है ना। v/t, v का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है बाई सेकेंड। जब इनको आप सॉल्व करिएगा तो आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से हम लोग एक्सेलेरेशन को समझते हैं। यानी एक्सेलेरेशन क्या है, वेलोसिटी में चेंज होने वाले रेट को, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेलेरेशन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन निगेटिव एक्सेलेरेशन को हम क्या कहते हैं बच्चे, रिटार्डेशन। निगेटिव एक्सेलेरेशन को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन, है ना। द निगेटिव एक्सेलेरेशन या द एक्सेलेरेशन विथ निगेटिव साइन, द निगेटिव एक्सेलेरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। इसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। अब ये कैसे होता है रिटार्डेशन, ये देख लीजिए। निगेटिव एक्सेलेरेशन में रिटार्डेशन कैसे होता है ना। तो जैसे मान लीजिए कि जब व्हेन जो फाइनल वेलोसिटी है वो अगर छोटी हो जाए इनिशियल वेलोसिटी से, तब रिटार्डेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कार चल रही है ऐसे, है ना, और ये कार की जो इनिशियल स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड और इसकी जो फाइनल स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चे, और इसमें जो टाइम लगा है यहाँ से यहाँ तक स्पीड को चेंज करने में, मैं यहाँ टाइम लिख देता हूँ, है ना, यानी वेलोसिटी को चेंज करने में जो टाइम लगा है वो लगा है 5 सेकेंड। क्या लगा है, 5 सेकेंड। और आपसे पूछेगा इसका एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करिए, तो जब आप इसका एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करिएगा तो फॉर्मूला आप लिखिएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई t। ठीक है, टोटल टाइम टेकन, फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू 5 माइनस इनिशियल की वैल्यू 10 बाई t का मान कितना हो जाएगा 5। आंसर आएगा -5/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चे अगर कोई हमसे पूछेगा कि एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। लेकिन अगर कोई ऐसे पूछे कि रिटार्डेशन की वैल्यू क्या होगी, तो बस हम लोग क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब हम लोग माइनस साइन को कंसीडर नहीं करेंगे। ये एक डिफरेंस है रिटार्डेशन और एक्सेलेरेशन। रिटार्डेशन की वैल्यू अगर पूछेगा तो हम लिखेंगे ओनली 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि रिटार्डेशन खुद बताता है कि वो ऐसा एक्सेलेरेशन है जिसमें साइन जो है नेगेटिव होता है। एक्सेलेरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब बात कर रहे हैं बच्चे एक छोटे से क्वेश्चन के ऊपर, आइए देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल दैट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सेकेंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग, बॉल टेक्स 18 सेकेंड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। जी का मान हमें दिया हुआ है। कह रहा है बच्चे कि हमें एक वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है किसकी, बॉल की, जो कि सेकेंड फ्लोर से फेंका गया है। तो मान लीजिए कि कोई अर्थ होगा ऐसे, है ना, तभी तो जी का मान दिया है। और अर्थ क्या होता है, उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो जिसके पास फोर्स है, जो इसके पास फोर्स लगाने की ताकत है, किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने की ताकत है, वो ऑब्जेक्ट में एक्सेलेरेशन जनरेट कर सकता है। तो चूंकि ये फोर्स, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके पास जो एक्सेलेरेशन जनरेट करने की ताकत है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअल में 9.8 होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मान के चलते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर इजी कैलकुलेशन के लिए हमने क्या किया है, जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज्यूम किया है। यहाँ पे एक बॉल है बच्चे, और ये बॉल सेकेंड फ्लोर की हाइट से गिराई जा रही है, और बॉल ने जो टाइम लिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो टाइम लिया है अपनी पोजीशन को, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम लिया है, वो लिया है 18 सेकेंड। ठीक है, अब हमें बताना क्या है बच्चे कि इस जगह पे जहाँ पे बॉल आके अर्थ से टकरा रही है, उस जगह पे बॉल की वेलोसिटी क्या होगी। तो v इनिशियल का मान बताओ,
जीरो हो जाएगा, क्योंकि बॉल को जब आप ड्रॉप करोगे ना तो उसको ड्रॉप करते समय क्या होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, है ना। रिलीजिंग करते समय बॉल को वी फाइनल कितना हो जाएगा नहीं पता, यही तो निकालना है। तो बच्चे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए एक्सेलेरेशन के फॉर्मूला से आराम से बन जाएगा। एक्सेलेरेशन बराबर हम लिखेंगे, है ना, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई बाई टी, टोटल टाइम टेकन। एक्सेलेरेशन की वैल्यू दे रखी है कितनी, 10, ठीक है। वी फाइनल हमको पता नहीं है, वी इनिशियल का मान 0 है, टाइम का मान 18 सेकेंड, ठीक है। तो बच्चे इसकी वैल्यू जो निकलेगी 180 और मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। तो देखिए यहाँ से आप वी फाइनल की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया है, और वी फाइनल की वैल्यू कितनी आ गई है, 180 मीटर पर सेकेंड आ गई है। तो हमने इस लेक्चर के इस सेक्शंस के अंदर हमने आपको एक्सेलेरेशन, रिटार्डेशन और एक क्वेश्चन समझाया मैंने। किसी भी बॉडी का एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हैं, आप वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई टी कर दो, एक्सेलेरेशन निकल जाएगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसका हमें वर्षों से इंतजार था। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में किस किस तरह के ग्राफ हमें मिलेंगे ड्रॉ करने को। जैसे यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस है और टाइम है, डिस्टेंस और टाइम इनके बीच में हम लोग ग्राफ पहले ड्रॉ करेंगे, फिर वेलोसिटी टाइम, स्पीड टाइम दोनों के बीच में, उसके बाद एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और मेरा टोटल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है खत्म हो जाएगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या कहता है, देखिए एक क्वांटिटी जो होती है वो वाई एक्सिस पर होती है, और दूसरी क्वांटिटी हम लिखते हैं एक्स एक्सिस पे, और बेसिकली टाइम जो है ना वो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, इसीलिए हम इसे एक्स एक्सिस पे रखते हैं। तो बच्चे एक बात समझ लीजिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज है कि व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में होगी तो ग्राफ को थोड़ा समझना है आपको कि ये डिस्टेंस का एक्सिस है और ये टाइम का एक्सिस है। जब बॉडी रेस्ट पे होगी तो क्या उसका डिस्टेंस बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा। जब डिस्टेंस नहीं बदलेगा तो डिस्टेंस ग्राफ जो है ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है बच्चे, ठीक है। तो जब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो डिस्टेंस सेम ही रखना है, यानी वाई एक्सिस की वैल्यू सेम रखनी है, तो ग्राफ जो होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी। केवल टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। एक नया टर्म से आपको हम यहाँ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, दैट इज स्लोप। क्या है बच्चे, स्लोप। और यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप पूछिएगा सर स्लोप क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी है ना लाइन एक्स एक्सिस के साथ जब एंगल बनाती है तो ये जो एंगल है ना, इस एंगल का tan थीटा जो है वो स्लोप होता है, tan थीटा जो है वो स्लोप होता है। अब पूछोगे tan थीटा क्या होता है, तो मैं इस चीज़ को समझा देता हूँ। देखो सबसे पहली चीज़ मैं तुम्हें बताऊँ कि अगर कोई लाइन किसी भी एक्स एक्सिस के साथ, या मतलब यहाँ पे तो एक्स एक्सिस के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, तो जो एंगल बनाएगी ना, है ना, उसका हम tan थीटा लेंगे और उसे हम क्या कहेंगे, स्लोप। तो बेसिकली पी क्यू आर, ये मेरा एक ट्रेंगल हो गया। तो जो tan थीटा की वैल्यू होती है ये होती है पी आर बाई आर क्यू, और ये पी आर नहीं, यहाँ पे पी क्यू बाई आर क्यू, और पी क्यू बाई आर क्यू का जो वैल्यू होगा वो tan थीटा होगा। इसी को हम स्लोप कहते हैं, और स्लोप हमें ग्राफ का नेचर बताता है। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको स्पीड देता है। किसकी वैल्यू देता है, स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। जैसे इस ग्राफ में आते हैं, जब बॉडी जो है यूनिफॉर्म रेट से मतलब मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगी, तो जब यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगी तो डिस्टेंस देखिए धीरे धीरे डिस्टेंस, जैसे 1 सेकेंड पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, मान लीजिए कि 1 सेकेंड पे बॉडी 5 मीटर की दूरी पर है, तो 2 सेकेंड पे बॉडी जो है 10 मीटर की दूरी पर चली जाएगी। 3 सेकेंड के डिस्टेंस पे, टाइम पे बॉडी जो है ना 15 मीटर की डिस्टेंस को कवर करेगी। तो इस तरीके से जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म रेट से डिस्टेंस को कवर करती है तो इसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। और इसमें स्लोप जो होगा, अगर आप स्लोप की बात कर रहे हो तो इसमें स्लोप जो होगा वो कांस्टेंट होगा। देखो कैसे, ये थीटा हर जगह सेम रहेगा, ये थीटा यहाँ भी देखोगे तो सेम रहेगा, यहाँ भी देखोगे तो सेम रहेगा। तो बेसिकली थीटा नहीं बदल रहा है बच्चे, ये स्लोप नहीं बदल रहा है। जैसे स्ट्रेट लाइन का स्लोप कभी चेंज नहीं होता है, तो ये स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए इसकी स्पीड जो है बच्चे वो क्या है, यूनिफॉर्म है। स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, क्योंकि स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। और इसमें अगर आपको स्पीड की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको स्पीड की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, tan थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं तो आप कोई सा भी ट्रेंगल एक चुन के, कोई सा भी ट्रेंगल आप चुन के, इसमें जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, पी क्यू बटा क्यू आर कर दिया, उस तरह से हम निकाल लेंगे, आगे न्यूमेरिकल्स में देखेंगे।
फिर एक ऐसे ग्राफ के बारे में बात हम कर रहे हैं जिसमें डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ जो है ना एक कर्व लाइन है। तो जो कर्व लाइन है ये बता रहा है कि जो ग्राफ बना रहे हो आप, है ना, बेसिकली यहाँ पे जो आपका ग्राफ बना हुआ है ये ग्राफ जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर स्लोप आप देखोगे तो स्लोप यहाँ पे कैसे बनेगा, एक मिनट रुको, यहाँ पे स्लोप कैसे बनेगा, एक यहाँ पे स्लोप ऐसे थीटा बनेगा। ये स्लोप जब यहाँ पे तुम बनाओगे तो टेंजेंट खींचोगे तो ऐसे थीटा बनेगा, यहाँ पे जब बनाओगे तो टेंजेंट खींचोगे फिर ऐसे थीटा बनेगा। तो बेसिकली θ1, θ2, θ3, ये थीटा जो है ये स्लोप जो है चेंज हो रही है बच्चे। तो स्लोप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो स्लोप अगर चेंज हो रहा है तो ग्राफ जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का होगा। किसका होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का होगा। तो यहाँ पर हम समझ गए कि किस तरीके से हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है बनाना है और कितने तरीके की डिस्टेंस टाइम ग्राफ होती हैं। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर। तो आइए स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक एक करके समझते हैं। स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सबसे पहले मैंने लिया है कि इफ अ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, आप चाहें तो यहां पे वेलोसिटी भी रख सकते हैं, उससे ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहां पे स्पीड मैंने रखा है और ये टाइम एक्सिस है। मैंने बोला कि जो बॉडी है वो कैसे घूम रही है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। तो अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी तो उसका ग्राफ क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा, क्योंकि स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये ना तो ऊपर जाएगी ग्राफ ना नीचे आएगी, क्योंकि वैल्यू कांस्टेंट है। तो ग्राफ जो है एकदम पैरेलल जाएगी एक्स एक्सिस के। अगर हम इसके स्लोप के बारे में बात करें बच्चे, स्लोप, तो स्लोप के लिए आपको मैंने बताया था कि ग्राफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है उस एंगल को देखो। तो ग्राफ कोई एंगल बना रही है क्या एक्स एक्सिस से, नहीं, 0 डिग्री का एंगल बना रही। तो स्लोप जो है स्पीड टाइम ग्राफ का क्या बताता है, पहले वो मैं बता दूं। स्पीड अपॉन टाइम, वाई एक्सिस की क्वांटिटी और एक्स एक्सिस की क्वांटिटी को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको स्लोप पता चलेगा। तो स्पीड और वेलोसिटी ये दोनों जो हैं सेम चीजें हैं। यहां पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये स्लोप क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। और चूंकि एक स्लोप का मान यहां पे क्या है बच्चे, 0 है, इसीलिए जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि स्पीड टाइम ग्राफ जो है उसका टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया आएगा, टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया आएगा वो क्या देगा। देखो अगर ये O है, इसको मैंने A बोल दिया, इसको मैं B बोल दूं, इसको मैं C बोल दूं, ठीक है, ये A हो गया। तो इसका एरिया देखो, यहां पे अगर आप OC इंटू OA करोगे, OC OA इंटू OC करोगे तो ये क्या आएगा, ये स्पीड है और ये टाइम है, ठीक है, OC। तो स्पीड इंटू टाइम की वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस। अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी रखोगे तो इस डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया विथ एक्स एक्सिस, टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया होगा वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, डिस्टेंस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा एक्स एक्सिस के साथ, टाइम एक्सिस के साथ क्या प्रोवाइड करेगा, डिस्प्लेसमेंट। अगली बात करते हैं, जब किसी बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, तो जब भी यूनिफॉर्म रेट की बात करें बच्चे तो ग्राफ मेरा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो ये यूनिफॉर्म ग्राफ है तो इसका स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे आप देखो यहाँ पे थीटा कांस्टेंट हो गया, हर जगह ग्राफ जो है ये पूरा, हर जगह ग्राफ जो है ये थीटा वैल्यू ही रखेगा, है ना। तो इसके स्लोप की अगर हम बात करें तो इसका स्लोप क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि इसका थीटा कांस्टेंट हो गया और थीटा कांस्टेंट हो गया तो tan थीटा की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। यानी इसका जो एक्सेलरेशन होगा बच्चे वो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, यानी स्पीड क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इस ग्राफ को हम ऐसे समझ सकते हैं बच्चे कि अगर आप 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से किसी चीज को देख रहे हो तो वो 1 सेकेंड बाद 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दिखाई देगी, फिर अगले सेकेंड बाद 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दिखाई देगी, फिर अगले सेकेंड बाद 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दिखाई देगी। यानी यहाँ पे टाइम के अनुसार इसकी स्पीड क्या होगी, इस तरीके से चेंज होगी, जिसमें यहाँ पे एक टाइम पे 2 मीटर पर सेकेंड दिखाई दे रहा है, अगले सेकेंड बाद 4 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले सेकेंड बाद 6 मीटर पर सेकेंड। यानी आप देख रहे हो हर एक सेकेंड में स्पीड में जो इंक्रीमेंट हो रहा है बच्चे वो क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है। तो यहां भी अगर आप इसका देखो
ये ग्राफ जो है इसका जो एरिया होगा है ना एक्स एक्सिस के साथ यानी टाइम एक्सिस के साथ आपको डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर देगा। अब आते हैं कि अगर स्पीड जो है किसी बॉडी का इनिशियल स्पीड जीरो नहीं हो, जैसे आप यहाँ से अगर ग्राफ को अगर उठा रहे हो तो इसकी इनिशियल स्पीड जीरो हो जाएगी। लेकिन इसमें हम बात करने वाले हैं कि अगर बॉडी की इनिशियल स्पीड जीरो नहीं हो, कुछ हो, तो यहाँ पे कुछ u वेलोसिटी होगी, है ना। और इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ग्राफ की वेलोसिटी देखो यहाँ पे ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्पीड इंक्रीज कर रहा है। अब इसका तुम क्या करोगे, अगर स्लोप निकालोगे तो देखो इसमें एक्स एक्सिस को तुम यहाँ शिफ्ट कर दो इमेजिनरी रूप से, है ना। इमेजिनरी तुमने एक्स एक्सिस को यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये जो एंगल बनेगा थीटा, ये थीटा एंगल क्या बता रहा है, ये यूनिफॉर्म ही तो है, कहीं भी बनेगा तो थीटा ही बनेगा, क्योंकि ये देखो अल्टर करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा थीटा। तो जब ये थीटा इक्वल है इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि ये जो है इसका स्लोप कांस्टेंट है, इसका जो tan थीटा यानी अगर इसका स्लोप के बारे में बात करो तो स्लोप क्या हो जाएगा, इसका कांस्टेंट हो जाएगा। अगर स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान से सुनो, यहां पर 0 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुआ है, तब 2 मीटर पर सेकंड गया है ना, तब 4 मीटर पर सेकंड दिया है। लेकिन यहां पर जो वेलोसिटी का स्टार्टिंग वेलोसिटी जो होगी वो 0 ना होकर के 10 मीटर पर सेकंड होगी, और 10 मीटर पर सेकंड से फिर क्या होगी 12 मीटर पर सेकंड। हर एक सेकंड बाद ग्राफ की वेलोसिटी यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी है ना बढ़ जा रही है ना, एक सेकंड बाद। तो ये जो है जब इनिशियल स्पीड बॉडी की क्या है, जीरो नहीं है, तब का बात है। अब आते हैं कि जब स्पीड ग्राफ की डिक्रीज करेगी है ना, तब कैसा ग्राफ बनेगा, या वेलोसिटी भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो अगर ग्राफ की स्पीड डिक्रीज कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी ग्राफ की कुछ होगी, यहाँ पे मान लो कि 10 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम के साथ साथ देखो टाइम बढ़ रहा है, ग्राफ की स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे ग्राफ की स्पीड एकदम क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और इसमें भी तुम अगर स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया ले लोगे ये वाला, तो ये तुम्हें डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर देगा। स्पीड टाइम रहेगा तो डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर देगा। स्पीड टाइम ग्राफ, और इसमें देखो इसमें जो अगर स्लोप की बात करोगे ना एक्सेलरेशन की, तो ये निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये जब ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव। और निगेटिव होना भी चाहिए, क्योंकि देखो शुरुआत की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, बाद की स्पीड कम होती जा रही है। मुझे पता है अगर स्पीड घट रही है तो एक्सेलरेशन निगेटिव में आएगा, और ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे। स्पीड एट नॉन यूनिफॉर्म रेट, अगर किसी बॉडी की स्पीड नॉन यूनिफॉर्म रेट से अगर करनी है, जहां भी नॉन यूनिफॉर्म का नाम आए वहां पे ग्राफ को हमको क्या कर देना है, कर्व कर देना है। स्पीड टाइम ग्राफ अगर नॉन यूनिफॉर्म रेट से है तो इसमें देखो स्लोप की वैल्यू हम हर जगह चेंज हो रही है, स्लोप की वैल्यू हर जगह चेंज हो रही है। इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन जो है इसका हमेशा बदल रहा है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है। और वेरिएबल एक्सेलरेशन जो है बच्चे है ना कि होने की वजह से, वेरिएबल एक्सेलरेशन होने की वजह से है ना, आप ये देख लो ठीक है कि इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है, इसलिए एक्सेलरेशन वेरिएबल है ना। और इसका भी जो इस टाइम ग्राफ अगर आप लोगे स्पीड टाइम ग्राफ तो आपको एरिया दे देगा। तो इस तरीके से बच्चे आप स्पीड टाइम ग्राफ पूरा कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर, जो अगला टॉपिक है मेरा। तो चलिए देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स में यानी मोशन में 3 तरह के इक्वेशन ऑफ मोशन है। जैसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, f और एक्सेलरेशन a एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है, और t टाइम को डिनोट कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन की, जिसे हम ग्राफिकल मेथड से प्रूव करेंगे। पहले इसमें समझते हैं कि ग्राफिकल मेथड में क्या दिया है। एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और ये पॉइंट A से पॉइंट B तक जाता है, और इसकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है ये u से कहाँ हो जा रही है, v तक चेंज हो जा रही है, ठीक है। तो हमें इस ग्राफ के हेल्प से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम यहां लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी एट ए जो होगा वो कितना होगा पार्टिकल का, u। वेलोसिटी चेंजिंग फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो कैसे चेंज हो रही है, फ्रॉम ए टू बी विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन टाइम t
इन टाइम t इज इक्वल टू v। वेलोसिटी चेंज हो रही है a से लेके b तक। कैसे हो रही है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से टाइम t में कितनी वेलोसिटी चेंज हो गई? v हुई ना, है ना। वेलोसिटी a टू b कितनी हो गई? v हो गई इन टाइम t में। अब बात करते हैं कि हम लिख सकते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी, है ना, इस फाइनल वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी यानी bc होगा, और bc को लिखा जा सकता है dc प्लस क्या? bd। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी इस पूरे v को हम इतना प्लस इतना लिख सकते हैं। अब जो dc है, dc किसके बराबर है? OA के बराबर है, और BD को हम ऐसे रहने देते हैं, और इसको हमने V लिख दिया। तो V इज इक्वल टू OA का मान क्या है? U है, और ये BD लिख दिया। अब BD का जो मान है ना, ये BD का मान है। इस BD की वैल्यू हम किससे निकालेंगे? हम स्लोप से निकाल लेंगे BD की वैल्यू। ये BD की वैल्यू है, और हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं कि जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ VT ग्राफ, ये क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? A है। और अगर आप स्लोप निकालोगे तो स्लोप तो बेसिकली tan थीटा होता है। क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A। और tan थीटा की वैल्यू निकालने का तरीका मैंने बताया था, BD कर दीजिए सामने वाले परपेंडिकुलर बाई बेस AD। तो BD बाई क्या हो जाएगा? AD, है ना, इज इक्वल टू A। AD का मान कितना है? T है, इज इक्वल टू A। तो BD की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 80। तो ये जो इक्वेशन हमने बनाया था, इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन 1। अगर आप इक्वेशन 1 में VD की वैल्यू पुट कर दो तो आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर आप इसमें BD की वैल्यू पुट कर दो तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? U प्लस BD की जगह पर क्या लिख दोगे? 80। ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गया। अब बात आती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो था वो था डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? VT ग्राफ के द्वारा टाइम एक्सिस और VT ग्राफ, इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा ये क्या होगा? ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताएगा, है ना। तो जो तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसे देखते हैं। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। द एरिया क्या होगा? द एरिया ऑफ VT ग्राफ विथ टाइम एक्सिस क्या हो जाएगा? यही ना डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, और इसी को तुम S से डिनोट करते हो, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल किस, कौन सा ट्रायंगल? BDA ट्रायंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का नाम क्या है बताओ? ADCO या AOCD हो गया। तो जो S की वैल्यू आई वो कितनी आ गई बताओ? BDA का एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यू तो AD ये हो जाएगी, AD 1/2 बेस की वैल्यू AD, और हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी? BD, ये हो गया। प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ? AO इंटू OC। ठीक है, आसान है एकदम। अब ये 1/2 AD की जगह पर तुम टाइम रख सकते हो, मल्टीप्लाई BD की जगह पर AT रख सकते हो, क्योंकि BD का मान 80 हम यहां पहले निकाल चुके हैं। प्लस AO इंटू OC, ये AO की वैल्यू कितनी हो जाएगी? U, OC की हो जाएगी T। तो S इज इक्वल टू, इसको पहले कर दो, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बताओ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? आसान है, एकदम आसान है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे प्रूफ करोगे? देखो, इस समय जब तुम एरिया निकाले ना, तो इसमें ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों को अलग अलग करके निकाला। अब हम जो एरिया निकालेंगे ना, उसमें डायरेक्ट ट्रेपेजियम का एरिया निकाल देंगे, तो ये प्रूफ हो जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आइए देखते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा।
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, सेकेंड हो गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। BD को याद रखना, BD कितना है, 80 है ना। चलिए, अगर हम डेरिवेशन ऑफ क्या लिख दे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, इसका डेरिवेशन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट आएगा पार्टिकल का, वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AOCB, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्या, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AOCB, इसका एरिया लिखेंगे। तो हम जानते हैं ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 पैरेलल बेस का सम इनटू हाइट। 1/2 पैरेलल बेस कौन है, यही तो पैरेलल है, अरे यही तो पैरेलल है, AO और BC। और हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हाइट की वैल्यू OC 1/2। AO का मान कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी U, BC फाइनल वेलोसिटी V, इंटू OC का मान कितना हो जाएगा T। ये आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा U प्लस V इंटू T आएगा। लेकिन हम V को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे U प्लस 80 रख सकते हैं इंटू T, और हम यहाँ लिख भी सकते हैं V इज इक्वल टू U प्लस 80। ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसका यूज हमने यहाँ किया है। हाफ ये 2U, सॉरी यहाँ पे इससे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, टाइम को चेंज करना है, ठीक है, टाइम को चेंज करना है। कैसे करेंगे टाइम को चेंज, हम जानते हैं V इज इक्वल टू U प्लस 80 होता है, V माइनस यू बाई ए क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। इसको हम चेंज करेंगे, V माइनस यू बाई ए, तो ये हो जाएगा 1/2a डिस्प्लेसमेंट S 1/2a, ये हो जाएगा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2as इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। ये आपका आ गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बताओ कि इसको समझने में कोई प्रॉब्लम है क्या, अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करो। मेहनत कर रहा हूं मैं आपके लिए, तो आप एक बार वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, उसके बाद मेरा चैप्टर हो जाएगा फिनिश और हम लोग चैप्टर मोशन पे राज करेंगे। तो क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आइए देखते हैं। कह रहा है कि सर्कुलर मोशन, पहले हम समझते हैं क्या होता है। जब कोई बॉडी सर्कल वाले पाथ में घूमती है ना, तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। लेकिन व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, देन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप्स ऑन चेंजिंग कंटिन्यूअसली। इस पॉइंट का क्या मतलब है, अगर बॉडी यहां है और मुझे पता करना है कि मोशन का डायरेक्शन क्या है, तो हम एक टेंजेंट खींच देंगे, तो ये डायरेक्शन हो गया मोशन का। जब बॉडी यहां है तो ये ऐसे टेंजेंट खींच सकते हैं, यहां है तो ऐसे, यहां है तो ऐसे। तो आप देख रहे हो कि बॉडी जब सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो उसका डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रहा है सर, एवरी पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर यहां पे बात करोगे तो डायरेक्शन ऐसे होगी, और मुझे पता है कि ये डायरेक्शन जो है अगर बदल रही है तो बॉडी जो है, बॉडी का वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रहा है तो बॉडी जो है एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है। क्या बॉडी अगर मूव कर रही है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज तो वेलोसिटी चेंज तो एक्सेलरेशन। बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेशन कर रही है। तो कोई बॉडी अगर 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से भी घूमे और अपनी ये मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करे, ये हमेशा 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस पे ट्रेवल करे, लेकिन फिर भी ये वेलोसिटी क्या होगी इसकी, हमेशा चेंज होगी, फिर भी ये एक्सेलरेशन करेगा, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। तो बच्चे, एक्सेलरेशन केवल मैग्नीट्यूड के कांस्टेंट होने से नहीं होता है, डायरेक्शन भी मैटर करता है। और जैसे यहाँ पे डायरेक्शन बदल रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो रही है, बॉडी की चेंज हो रही है। एक्सेलरेटिंग मोशन के एग्जांपल यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है।
Uniform circular motion is an example of accelerated motion. Motion of moon around the sun, motion of earth around the sun is an example of uniform circular motion. अब हम बात करते हैं कि किसी बॉडी का टाइम पीरियड कैसे निकालोगे। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो उसकी टाइम पीरियड को कैसे फाइंड करोगे। तो टाइम पीरियड जो होगा, टाइम टेकन टू वन रेवोल्यूशन, वो होगा 2πr/v, यानी सरकमफ्रेंस की वैल्यू हो जाएगी 2πr, और कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है वो उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन क्या कर देंगे, वेलोसिटी कर देंगे। यही मेरा क्या निकल जाएगा, टाइम पीरियड। वीडियो बहुत अच्छा बना है, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए जो भी आपको समझ में नहीं आता है। जिस टॉपिक के बाद, इसके बाद आप जिस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं, जिसका वन शॉट वीडियो चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।